हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईश्वर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस मॉक टेस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस के बारे में। देखिए 20 क्वेश्चंस का आपका एक मॉक है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और पूरे मॉक में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको आप बता दीजिएगा कि अंत में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो आपसे पूछा गया है सदानम पीवी बालकृष्णन ने या किस किस नृत्य शैली से रिलेटेड थे। ठीक है, इतना भी आपको पता होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसी क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी उनको मिला होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। लावणी आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था। मतलब कौन जो है वो सिविल सेवा में पहले भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले जो है वो शामिल हुए थे या भर्ती हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं। तो आपसे पूछा गया बैडमिंटन का जो गेम होता है उसके प्रत्येक गेम में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। इसमें होता क्या है देखिएगा, इसमें 21 अंक के 3 गेम होते हैं। ठीक है, एक गेम में कितने अंक होते हैं, 3 होते हैं। और गेम कितने होते हैं, 3 3 गेम में प्रत्येक में कितने होते हैं, 21 अंक। ठीक है, प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं और 3 गेम टोटल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले देख लेते हैं कि बैडमिंटन से कुछ और रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मतलब इनकी शब्दावली से रिलेटेड कि कौन सा शब्द जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, या फिर कौन सा कप या फिर ट्रॉफी जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो देखिए इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको जितने भी संबंधित ट्रॉफी या कप है बैडमिंटन से उनको मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफी है वो है नारंग कप। कौन सा है, नारंग कप। ठीक है, नारंग कप। देखिए मैं सिर्फ बता देता हूँ, लिखना इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, नारंग कप जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके अलावा कोनिका कप, नारंग कप, कोनिका कप। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा चड्डा कप। ठीक है, चड्डा कप जो कि राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप होती है एक प्रकार से, चड्डा कप जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके अलावा हो जाएगा रहमतुल्ला कप। रहमतुल्ला कप जो है वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप जो होता है वो पुरुष से रिलेटेड होता है बैडमिंटन में। और जो उबेर कप होता है वो महिलाओं द्वारा होता है, महिलाओं का जो होता है वो होता है उबेर कप। ठीक है, इसके अलावा होता है आपका सफ़ी कुरैशी कप। सफ़ी कुरैशी कप ये भी किससे, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये याद रख लीजिएगा। एक बार आप दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखिए नारंग कप, कोनिका कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप और उबेर कप और सफ़ी कुरैशी कप, ये सारे जितने भी मैंने नाम बताए हैं वो सारे के सारे बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इनको 2-3 बार देख लीजिएगा, आराम से लिख भी लीजिए, तो ये एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से इनको कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था। ठीक है, तो ओलंपिक में जो है वो प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि 3 से 4 बार पूछा गया और दोबारा पूछे जाने का सबसे ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक जो थे वो पूर्मा बनर्जी थे। ठीक है, आप नोट करके लिख भी लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिएगा। महात्मा गांधी जो नई श्रृंखला के 50 रुपये के नोट का आधार रंग क्या है। मतलब 50 रुपये का जो नए नोट है
उनका जो है वो कलर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। यदि आपने पढ़ रखा है या फिर आपने नोटिस किया है तो आप बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्त नीला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे जितने नोट है, 5 के, 10 के, 20 के, 50 का, 100 का, जितने भी है, 2000 का भी जो था, उन सब का अभी तो वो बंद कर दिया है। तो उनके ऊपर कौन कौन सी जो है वो इमारतें वगैरह बनाई हुई हैं, मतलब किसके पीछे कौन सा चित्र है और कौन सा उसका रंग है, ये से क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। हो सकता है पूछ ले, तो मैं उनको एक बार के लिए, एक बार में आपको सारे ही बता देता हूँ। ठीक है, तो उस तरफ मैं पढ़ता हूँ। तो ये देख लीजिए, एक बार में आपको मैं नोट करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक दो बार आप खुद से देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। और आप चाहेंगे, यदि आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल वगैरह हम लोग बना लेंगे और वहाँ पे मैं इसको डाल दिया करूँगा। ठीक है, जो पीडीएफ होती है उसको देखिएगा। 5 रुपये का जो नोट है उस पर ट्रैक्टर का बना हुआ है और हरा नारंगी रंग इसका हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये का जो नोट है उस पर बना हुआ है सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है वो, और इसका कलर जो है वो है चॉकलेटी भूरा। चॉकलेटी भूरा जो है वो 10 रुपये का कलर है। ठीक है, 20 रुपये का जो कलर है 20 रुपये के नोट का, वो है एलोर की गुफाएं जो है वो यहाँ पे इसके पीछे नोट के ऊपर चित्र है और हरा पीला इसका कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 50 रुपये का जो नोट है उस पर मैंने बता ही दिया, प्रदीप्त नीला जो है उसका कलर है और हम्पी इसके ऊपर चित्र है। ठीक है, हम्पी का, हम्पी कर्नाटक में। क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, देखिए 100 का जो नोट है उसके ऊपर रानी की वाव बनी हुई है। रानी की वाव काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और ये हल्का बैंगनी रंग का है। ठीक है, इसके अलावा 200 रुपये का जो नोट है उस पर देख लीजिएगा, 200 रुपये की सांची का स्तूप बना हुआ है और चमकीला पीला इसका कलर है। 500 रुपये का जो नोट है वो लाल किला उस पर बना हुआ है और स्लेटी इसका कलर है। और 2000 का जो नोट था मैं भी बंद कर दिया है, तो आपसे पूछ भी सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट में जो चर्चा में रहा। तो 2000 रुपये पे मंगलयान बना हुआ है और एक गहरा गुलाबी रंग इसका कलर हो जाएगा। देखिए, एक बार मेरे बताने से याद बिल्कुल नहीं होगा, खुद से आपको रटना पड़ेगा, 2 से 3 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। और आपकी ज़्यादा अच्छी मेमोरी है तो शायद 2 बार पढ़ने से भी याद हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आठों के आठों जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो आपका रटे हुए होने चाहिए। उनसे रिलेटेड जो मतलब कौन से नृत्य से रिलेटेड कौन डांसर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और पिछले वीडियो में मैंने उनको कवर भी आपसे करवाया था 2-3 से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे के सारे डांस और उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं या फिर उनसे रिलेटेड डांसर हैं उनको हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश से जो रिलेटेड है वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। भरतनाट्यम जो है वो आपका सॉरी मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। मतलब कौन से हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि जो है वो कौन से महीने में मनाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका, और अब मैं क्या करूँगा, इसका आंसर तो आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा जितने भी मतलब जो त्यौहार है जो हिंदू महीनों में आते हैं उनको भी हम लोग एक बार के लिए देख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आप बता दीजिए जल्दी से सोच विचार करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाल्गुन में। ठीक है, फाल्गुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाल्गुन महीने में क्या होता है, महाशिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। अब मैं सारे महीनों में कौन कौन से महीने में कौन कौन से त्यौहार, हिंदी त्यौहार आते हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूँ, रुकिएगा। हाँ, तो इसको आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको राइट मतलब नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए, कार्तिक जो महीना होता है उस महीने में कौन कौन से त्यौहार है, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये सब जो है वो कार्तिक महीने में होती है। ठीक है, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। चैत्र महीने में कौन कौन से आते हैं देख लीजिएगा, ये महीने भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चैत्र महीने में कौन कौन से होते हैं देखिए, चैत्र नवरात्रि तो चैत्र में होगी, रामनवमी भी, महावीर जयंती और चैती छठ पूजा जो है ये भी आपको चैत्र महीने में देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी मनाई जाती है। और बैसाख में जो होती है, वैशाख में वो कौन कौन सी, वैसाखी, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा जो है वो वैशाख में। इसके अलावा देख लीजिएगा, फाल्गुन जो महीना है उसके अंदर कौन कौन से हैं, होली, महाशिवरात्रि और रंग पंचमी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा इनको, और बाकी जितने भी और महीनों के होंगे वो भी मैं आपको बाद में नोट करवा दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को
किस योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, मतलब पांचवी योजना और छठी योजना के बीच में जो 2 साल का गैप था उसको किस नाम से जाना जाता है, देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है इसको। और इसके अलावा देखिए हिंदी में उसको बोलते हैं अनवरत योजना, ठीक है, ये पूछा जाता है। और हाँ 2 साल का था ये, 1978 से लेके 80 तक था, जहाँ तक मुझे याद है। देख लीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। 1978 से लेके और 1980 तक था, हाँ 1980 तक, ठीक है। ये 2 साल के लिए था, 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब जो प्रथम योजना, सेकंड योजना, द्वितीय तृतीय योजना, चौथी योजना होती है, सारी योजनाओं, पंचवर्षीय योजना जो है मैं उनको एक बार के लिए आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि ये जो रोलिंग प्लान है वो एक्चुअल में किन्होंने ये संकल्पना जो है वो किन्होंने दी थी, मतलब जो रोलिंग प्लान का जो प्लान है वो किन्होंने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनका नाम था गुन्नार, देखिए मैं नोट कर देता हूँ आपको, गुन्नार, गुन्नार, और उनका नाम था मेडाल, मेडाल, ये याद रखिएगा, मेडाल, ठीक है। ये नाम था उनका गुन्नार मेडाल, ठीक है। ये इनका नाम था जिन्होंने रोलिंग प्लान दिया था, ठीक है, या उनका जो है वो जो भी, हाँ ये प्लान, आप रोलिंग प्लान का जो है वो उन्होंने जो खाका तैयार किया था या फिर जो रोलिंग प्लान प्रस्तुत किया था उनका नाम था गुन्नार मेडाल, ठीक है। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 1951 में, और 51 से आपको पता है कब तक रहता है, 56 तक, ठीक है, 1956 तक। और ये जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी एक्चुअल में वो किस मॉडल पर आधारित थी, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसको बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर, याद रखिएगा, हेरोड डोमर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक चीज़ ज़रूर से इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको नोट करवा देता हूँ वो ये है कि जो 1952 में है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1952 में किसकी शुरुआत की गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आपकी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको भी मतलब सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई थी, उनको स्टार्ट किया गया था। जैसे भाखड़ा नांगल हो गया, व्यास परियोजना हो गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई, ये सारी परियोजनाएं जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, मेरे लिए लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वरना मैं आपको लिख कर ही बता देता, ठीक है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी आपको पता है 56 में, तो 5 साल की होगी, 56 से 1956 से कितने कब हो जाएगी, 61 तक, 1956 से 61 तक हो जाएगी, ठीक है। 56 से 61 मतलब 1956 से 1961 तक। और ये जो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पे, पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और इससे पूछा जाता है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड कर रही थी। और इसमें क्या हुआ था, जितने भी भारी उद्योग हैं, देखिए कृषि से रिलेटेड प्रथम पंचवर्षीय योजना और भारी उद्योगों से रिलेटेड दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें देखिए दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गई, राउरकेला हो गया, सारे इस्पात जो संयंत्र है उनकी स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना को मैं बता देता हूँ। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो 5 साल की होगी, 1961 से कब हो जाएगी, देखिएगा 1961 से कब तक हो जाएगी, 1966 तक, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ बता देता हूँ आपको। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित है, तो ये मैं बता देता हूँ। उनका नाम था सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर। किसके, किन के प्लानिंग मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर, याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या हुआ था, याद रखिएगा। एक्चुअल में ये जो योजना है वो सबसे ज़्यादा फेल हो गई थी, किस वजह से हुई थी आपको भी पता है। जैसे भारत चीन का युद्ध हो गया था 1962 में, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में, ठीक है, ये भी आपको याद रहे। और 1965 में वापस से जो है वो सूखा पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था, तो उस वजह से फेल हो गई थी। उसके बाद में 3 साल तक जो है वो अवकाश रहा था, ठीक है। अब देखिए 1961 से 1966 तो हो गया। अब 1966 से लेके देखिएगा, 1966 से लेके 69 तक 3 साल का अवकाश था। उस समय कोई भी प्लान वगैरह नहीं बनाया गया था, कोई भी मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी 3 सालों तक, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये 3 साल का अवकाश था। ये पूछा जाता है कि प्रथम योजना अवकाश कब था, 1966 से लेकर 69 तक 3 साल का था, ठीक है। अब बढ़ते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो आप याद रखिएगा, कब हो जाएगी, 1969 से लेके और आपकी हो जाएगी 74 तक, पूरी 5 साल की थी ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ एक्चुअल में कुछ खास नहीं हुआ था, बस ये चीज़ याद रखिएगा तो कि इसमें जो है वो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा। इस योजना में कितने, इस समय क्या किया गया था, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है वो, हाँ
आपका जो है ना MRTP जिसको बोलते हैं, देखिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, ठीक है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम जिसको MRTP एक्ट कहते हैं, वो आया था 1969 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आया था। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रख, इसमें कुछ है नहीं, बस याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और MRTP 1969 में आया था। इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हाँ, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये थे 1974 से लेके, और ये सिर्फ 4 साल की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल की थी, ये पूछा जाता है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल की थी। ये देखिए 1974 से लेके और 1978 तक थी, ठीक है। 74 से कब तक थी? 78 तक थी, याद रखिएगा। और हाँ, इसमें क्या किया था, गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी कि गरीबी मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कहा था, गरीबों के लिए नारा दिया था, गरीबी हटाओ, वो जो नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1975 में क्या किया था? 1975 में याद रखिएगा, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में 1975 में क्या किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम। इसके अलावा अंत्योदय योजना 1977-78 में प्रारंभ हुई थी। अंत्योदय योजना याद रखिएगा, अंत्योदय योजना, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ बताने को है नहीं जहाँ तक मुझे याद है। हाँ हाँ, इतना ही है। अब हम बात करते हैं रोलिंग प्लान के बारे में। मैंने बता ही दिया। अब देखिए 78 तक हम लोग पहुँच गए, और मैंने रोलिंग प्लान के बारे में पहले ही आपको बता दिया कि वो 78 से लेकर 80 तक रोलिंग प्लान रहा था, और गुन्नार मिर्डाल जो है वो ये स्टार्ट किया था, या उन्होंने ये दिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। तो सारी यदि मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और बाकी जितने भी बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। तो छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बस इतना याद रखिएगा। 5 साल तक थी, 1980 से लेके और 85 तक, याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। और इसमें भी मतलब रोजगार वृद्धि के बारे में भी बात करी गई थी, और इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के बारे में भी बात करी गई थी। और इसमें कार्यक्रम कौन से शुरू किए गए थे ये याद रख लीजिएगा, जिसको मैं बता देता हूँ। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एक और ट्राइसम नाम से शुरू किया गया था, ट्राइसम, ठीक है। ये याद रखिए, ट्राइसम कब शुरुआत की, किस योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में एक तो ट्राइसम योजना शुरू की गई थी, और एक की गई थी ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये भी ये भी शुरू किया गया था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और बाकी जितने भी और बच गए हैं, जैसे 7वीं हो गई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो ये हो जाएगा यदि मैं इसको और ज़्यादा बड़ा करूँगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जुआन जेंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के जो कौन थे को नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। मतलब हमें पूछा गया है कि नालंदा बौद्ध मठ के जो है वो कौन से लोग थे जो नए जो प्रवेशक आते थे उनसे कठिन क्वेश्चन पूछते थे, जिनका आंसर देना भी काफ़ी कठिन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारपाल, ठीक है। द्वारपाल जो है वो जब भी नालंदा बौद्ध मठ में कोई जाता था तो उनसे जो कठिन क्वेश्चन कौन पूछते थे? द्वारपाल पूछते थे, जब भी कोई उनका नया प्रवेशक आता था। तो ये किसके अनुसार? जुआन जेंग के अनुसार, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिएगा। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता करते हैं, मतलब स्किल इंडिया मिशन की जो शासी परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, और जिन्होंने शुरू किया था, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था स्किल इंडिया मिशन, तो वही हो जाएंगे इसका राइट आंसर, कि प्रधानमंत्री ही उनकी अध्यक्षता करते हैं शासी परिषद की, स्किल इंडिया मिशन की, ठीक है। याद रख लीजिएगा, पिछले साल का SSC GD के ही सारे क्वेश्चन है ये, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कुछ भी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की कहा जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया जाता है। क्या पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था का जो प्रत्येक क्षेत्र होता है वो जो क्या करता है, सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान देता है, योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संरचनात्मक संरचना कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे इंपॉर्टेंट तो क्या ही है, बट ये टिपिकल मान सकते हो, तो इसको बस देख लीजिएगा। डिटो क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा, कोई इशू वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया आपसे, फ्लोरीन की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है। मतलब फ्लोरीन की कमी से कारण इनमें से क्या जो है हमारे शरीर के साथ होता है। दंतक्षय होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, स्क्रवी होता है, गठिया होता है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की कमी के कारण जो है वो दंत क्षय होता है। ठीक है, दांतों में जो है वो गलने लग जाते हैं या फिर उनका क्षय होने लग जाता है दांतों का। ठीक है, तो ये फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। बाकी आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप बता सकते हो कि जो हमारा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और मैं सारे के सारे यदि सारे एक्स्ट्रा फैक्ट में बताने लग गया तो वीडियो जो है वो 1 घंटे के पास चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको जितने कम फैक्ट हो रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछे गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ठीक है, 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटो क्वेश्चन है, यदि आएगा तो आराम से हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है वो 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया, देखिए, अमर्त्य सेन को किस वर्ष कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अमर्त्य सेन को, पहले बात तो सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा कि अमर्त्य सेन को किस अर्थशास्त्र में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो याद रखिएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, क्या कौन सा अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, और कब दिया गया था नोबेल प्राइज़ इनको, तो ये याद रख लीजिएगा 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1998। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा 1998। अब देखिए, अब हम याद तो रख नहीं सकते ऐसे, तो मतलब इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे मतलब अब सन है, सबको याद नहीं रख सकते हम इतने सारे। मतलब कभी कोई क्वेश्चन में कौन सा सन होगा, कोई क्वेश्चन में कौन सा सन होगा। देखिए, इनको याद रखने का सबसे सिंपल वे क्या होता है, आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप में से बहुत सारों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 के आसपास होगा। ठीक है, 2000 के आसपास होगा, या फिर 2002 हो सकता है, किसी के 1998 हो सकता है, किसी का 1997 हो सकता है, 95 से पहले तो कोई नहीं होगा। तो आप में क्या करना है कि उस सन को क्या करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेट करना है कि हाँ यार, मेरी डेट ऑफ बर्थ से इतने साल पहले, मेरी डेट ऑफ बर्थ से इतने साल बाद। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। इस तरह से आप, मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिएगा, अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीतने वाला व्यक्ति कौन है। तो किस व्यक्ति को अपने 100वें जन्मदिन पर जो है वो भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, D.K. कर्वे को मिला था, जिनको बोलते हैं धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे को जो है वो मिला था, कब मिला था, अपने 100वें जन्मदिन पर। तो उनका सन क्या था, तो देख लीजिए 1958 में। ठीक है, 1958 में मिला था। ठीक है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी अभी देखा हुआ है इन क्वेश्चंस को, या फिर जब बार बार मैं देखता रहता हूँ तो मुझे ये सन जो है वो याद रहते हैं। आप भी 2-3 बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, इधर उधर देख लीजिए, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर उधर देखने का मतलब है कि लिख कर और बार बार देखते रहिए, या फिर कहीं नेट पे वगैरह सर्च मार ले, एक बार मार लिया, दूसरी बार सर्च मार लिया, तीसरी बार मार लिया, तो इस तरह से याद रह जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, आपको करना क्या है, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सारे के सारे हमें पता होने चाहिए। देखिए, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और ये जितने भी, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इन सारे जितने पड़ोसी देश हैं ना, उनके जितने भी 7 देश हैं हमारे, जैसे हमारा मालदीव वगैरह तो रह गया, मालदीव को भी, श्रीलंका को भी, ये जितने भी हमारे आसपास देश हैं ना, पड़ोसी देश जिनको बोलते हैं, जो समुद्र में हैं या फिर जिन पे सीमा लगती है, उनके जीके, नॉर्मल जीके जो पता होना चाहिए। मतलब उनका राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय मतलब खेल क्या है, और एक्चुअल में उस कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको कभी, जैसे मालदीव कब आज़ाद हुआ था, या फिर श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, ऐसे क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली ऐसा हो भी सकता है कि आज़ाद ना भी हो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको एक बार क्या करना है, एक एक दिन के लिए आप, जैसे अभी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, नेपाल के बारे में सब कुछ जानना हो। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है,
पक्षी क्या है, उनसे मतलब उनका राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, एक बार के लिए देख लो। उसके बाद में चाइना, उनकी भाषा क्या है, चाइना को देख लो, जैसे चाइना की भाषा क्या है, ये सब जो है वो एक बार देखते रहा करो ताकि आपको याद रह जाए। और इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार देखते हैं। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन आते कहाँ से, तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी नारायण शाह ने जो है वो को माना जाता है, संस्थापक माना जाता है नेपाल राज्य का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से भारतीय राज्य में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है जो है वो स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। तो इसको जो है वो ओडिशा का कश्मीर भी कहा जाता है। और ये जो है वो 3000 फीट की ऊंचाई पे है, 3000 फीट की ऊंचाई पे है। कौन सा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, और कहाँ है, ओडिशा में है। काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ओडिशा का कश्मीर भी किसको कहा जाता है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजियम घोषित किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजियम, तो इसका राइट आंसर जो है वो जल्दी से सोच लीजिए। देखिए आपको पता होगा तो आपने सोच लिया होगा। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, या फिर यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजियम किसको घोषित किया है, तो वाराणसी को घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1953, ठीक है। 1953 जो खिड़कियां जो है वो हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप सोच रहे होगे इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, आता है। आप देखिएगा, सर्च मारिएगा कि ये, इस क्वेश्चन को सर्च मार के आगे लिख दीजिएगा टेक्स्ट बुक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था और कहाँ पर आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो है वॉलीबॉल, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, अब कुछ वॉलीबॉल के बारे में कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। जैसे इनको वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक काम करता हूँ, इनसे रिलेटेड जो कप है, मतलब वॉलीबॉल से रिलेटेड जितने भी कप हैं उनका नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो शायद आप लिख पाएँ तो अच्छी बात है। नहीं लिख पाते हैं तो मैं इतनी बार आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन कि आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मैं बता रहा हूँ उनको देख लीजिए। जो वॉलीबॉल से रिलेटेड पहला कप जो है वो है ग्रैंड चैंपियंस कप। ग्रैंड चैंपियंस कप जो है वो किससे रिलेटेड है, वॉलीबॉल से। इसके अलावा वीसीसी कप, वॉलीबॉल से, वी से वैसे ही वॉलीबॉल हो जाएगा, वी से वीसीसी हो जाएगा। इसके अलावा फेडरेशन कप जो है वो भी वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया गोल्ड कप जो है वो भी वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा सुपर चैलेंज कप, शिवांती स्वर्ण कप और मन्नरकट MS जोसेफ ट्रॉफी जो है वो ये भी आपको वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मैं मानता हूँ ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आपके जितने भी सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़रूर से शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी मतलब बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।